अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर जुनैद अंसारी. ठीक है, आई एम करंटली सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स ऑफ ह्यूमन नेचर. और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़िलासफ़िकल ग्राउंड्स में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं और उनकी टेस्टिंग किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है. और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड की तरफ जाना होगा कि हम ये देखें कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप किस तरह किए जाते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स की सिग्निफिकेंस क्या है और उनके रूट्स कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर हम स्टार्ट से देखें तो बेसिकली जो अम्ब्रेला पैराडाइम है दैट इज़ द फ़िलासफ़ी. और फ़िलासफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो फ़िलासफ़ी के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें. द फर्स्ट वन इज़ एग्जिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सपीरियंसेस जो कि ह्यूमंस ऑब्ज़र्व करते हैं. ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस की एक बात है तो उसके आंसर हमें या तो रिलीजन की तरफ जाना पड़ेगा या फिर हम साइंस की तरफ जाएंगे. ठीक है, इसी तरीके से जब हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो वो एग्जिस्टेंस के साथ ही जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लाइफ स्टाइल्स के अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर आप कोई चीज़ लर्न करते हैं. ग्रेजुअली ये लर्निंग कन्वर्ट हो जाती है किसी थ्योरी के अंदर. ठीक है, थ्योरी के साथ जो प्राइमरी थिंग है वो ये है कि उस थ्योरी के साथ उसका प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, उसका एविडेंस क्या है. हर थ्योरी ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनली प्रूव हो जाए और हर जगह पर प्रूव हो रही हो. ठीक है, इसीलिए वो थ्योरी है. ठीक है, एट सर्टन विद सर्टन अजम्पशंस किसी थ्योरी को आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा हर हालत में उसका प्रूव होना ज़रूरी नहीं है. और जो थ्योरी हमेशा हर जगह पर उन अजम्पशंस के साथ सेम रिज़ल्ट देना शुरू हो जाए, सेम प्रूफ देना शुरू हो जाए, तो ऐसे थ्योरी को हम लॉ कहते हैं. ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो वो दुनिया में कहीं भी हम चले जाएं तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है. तो अजम्पशन उसमें अर्थ की ग्रेविटी रहेगी, ज़ाहिर है. तो अगर हम अर्थ से बाहर निकल जाएंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पर वो अजम्पशंस मीट नहीं हो. और जहाँ पर ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी तो हम इसी चीज़ को कहेंगे थ्योरी. ऐसी लातादाद थ्योरीज़ हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. ठीक है, नेचुरल साइंसेस की अगर हम देखें तो थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर है. ठीक है, आमतौर पे उसको उर्फ़ आम में E इज़ इक्वल्स टू mc स्क्वायर कहते हैं. बट वो E इज़ इक्वल्स टू mc स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस दिन इक्वल टू हो गया तो फिर तो वो लॉ बन जाएगा ना. जब हमेशा ये डिफ़ाइन हो जाए कि एनर्जी कन्वर्ट होती है, मास कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर और वो इतने ही अमाउंट ऑफ मास, इतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये तो डिफ़ाइन हो गया कि ये लॉ है. लेकिन ऐसा होता नहीं. तो लिहाजा थ्योरीज़ जो हैं वो जब तक थ्योरी रहती हैं जब तक कि उसके रिज़ल्ट्स वेरी करते हैं. और सोशल साइंसेस के अंदर आम तौर पे थ्योरीज़ ही एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पर लॉज की एग्जिस्टेंस बहुत कम होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है. हम सर्टन टाइम्स हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सेम एक्शन के ऊपर डिफरेंट होते हैं. ठीक है, हम दोस्तों के अंदर बैठे होते हैं तो वहाँ पर स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम फैमिली के साथ बैठे हुए हों, पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हों, वहाँ पर स्लैंग का सवाल ही पैदा नहीं होता. 2 दफ़ा सोचेंगे, मुंह से भी कुछ निकल जाता है तो हो सकता है इधर उधर से कोई हाथ आ जाए. तो ये सोच के ही जो है वो आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं. बट जब हम फ्रेंडली सर्कल में होते हैं तो स्लैंग वही जुमला है, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो समटाइम्स एनवायरनमेंट के हिसाब से, सर्कल के हिसाब से चेंज होता रहता. और यही जो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से थ्योरीज़ डेवलप होती हैं वो तभी डिफ़ाइन होंगे जब हमें ये पता हो कि जी इस जगह पर ये वाले नॉर्म्स को फॉलो करना है, इस जगह पर ये वाले नॉर्म्स को फॉलो करना है. तो सर्टन टाइम्स ये वाली थ्योरीज़ एग्जिस्ट करेंगी, सर्टन टाइम ये वाली थ्योरीज़ एग्जिस्ट करेंगी. जैसे कि पहले भी डॉक्टर इरफान ने एक लेक्चर दिया था, उसमें ये चीज़ क्लियर की थी कि जी थ्योरीज़ को हम जब भी देखते हैं तो ये इस तरह से है कि जैसे कि बिज़नेस या साइकोलॉजी के अंदर हम देखें तो ऐसा है कि जी एक घर है और उस घर के अंदर कोई लिविंग रूम है, कोई ड्राइंग रूम है, कोई बेडरूम है.
ठीक है, कोई पोर्च है, कोई गार्डन है, ये सारे के सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसके ऊपर लोगों ने डिफरेंट वर्किंग की है और डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स ड्रॉ करने की कोशिश की है, डिफरेंट थ्योरीज को अप्लाई करने की कोशिश की है। तो थ्योरी वो बेसिक फैक्टर है, वो बेसिक प्रोपोजिशन है जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, और वो डेवलप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, विद द एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद आप उस थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पे थ्योरी बिल्डिंग की अप्रोच की तरफ हम जाते हैं तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसा पैराडाइम है जहाँ पर डिफरेंट थ्योरीज को डेवलप किया जा सकता है। थ्योरी बेसिकली कोई भी प्रोपोजिशन है जिसको टेस्ट किया जा सके, तो लिहाजा फ़िलॉसफी के पैराडाइम में, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि फ़िलॉसफी जो है वो प्राइमरीली दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग के साथ साथ, यानी इन चीज़ों से डिराइव होते हुए हम कहाँ पहुँचते हैं, हम डिफरेंट थ्योरीज़ को इमर्ज करते हैं, डिफरेंट प्रोपोजिशंस को इमर्ज करते हैं, और उसके बाद जब हम वो चीज़ टेस्ट करते हैं तो समटाइम्स हमारी वो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं, समटाइम्स हमारे वो टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होते। तो जब हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो थ्योरी स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है, और वो थ्योरी को फिर बाकी लोगों के लिए भी मौका होता है कि उसको आगे लाइफ में टेस्ट कर सकें। यहीं से ही एक और चीज़ स्टार्ट होती है कि जब हम थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बेस करता है कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम एक्सप्लोरेटरी नेचर की है तो फिर डेफिनेटली उसका रिजल्ट कोई नई प्रोपोजिशन ही होगा, कोई नई थ्योरी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड की प्रॉब्लम थी, ठीक है, कोविड की प्रॉब्लम में हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जब हमने उसको टेस्ट किया तो वहाँ पर वो टेस्ट फेल हो गए, ठीक है। किसी ने कहा जी फ़लाँ दवाई यूज़ कर लें, किसी ने कहा फ़लाँ दवाई यूज़ कर लें, ये एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी जिसको आपने टेस्ट किया। किसी ने कहा जी मलेरिया की दवाई चल जाएगी, जब मलेरिया की दवाई अप्लाई की तो वो नहीं चली। किसी ने कहा जी आप सना मक्खी यूज़ कर लें, किसी ने कहा आप कोई और चीज़ यूज़ कर लें। अब ये XYZ थ्योरीज थी डिफरेंट, जब इनको आप टेस्ट करना शुरू हुए तो वो एक एक करके सारी थ्योरीज फेल होती चली गई। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम के ऊपर अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या करेगी, आपको एक नई थ्योरी बिल्ड करके देगी जिसमें आपके पास मौका होगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आप ट्राई करें, डिफरेंट अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं, लोगों से पूछ के भी आप वो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ करके भी कर सकते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं, और अल्टीमेटली एक आउटकम होगा एक थ्योरी का, एक प्रोपोजिशन का, जिसको आप कहेंगे कि भाई ये वैक्सीन मैंने डेवलप की है, या ये एक मेडिसिन है जो कि मैंने बनाई। और फिर उस मेडिसिन का होगा ट्रायल, यानी कि हम आ जाएंगे अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर। और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे हम क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, वो थ्योरी जो कि हमने बनाई है। तो जब हम बिहेवियरल साइंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोपोजिशन है या यहाँ पर जो थ्योरीज हैं, इनके रिजल्ट ये डिफाइन हो गया कि हमेशा सेम नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमन सब्जेक्ट है और हमारी जो अपनी नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो वेरी करती है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशी की खबर होती है तब भी हमारे आंसू निकल आते हैं, और जब बहुत ज़्यादा कोई गम की खबर होती है तब भी हमारे आंसू निकल। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स अगर हम आंसू निकलने को ले लें तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हम कि ये थ्योरी, अब आंसू निकलने का मतलब है कि जी गम की हालत है, तो ये तो डिफ़ाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है एट सर्कमस्टेंसेस हमारे चेंज होंगे और खुशी की खबर आएगी तब भी आंसू निकलने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने बहुत सारे जगह ऐसे जोक्स होंगे या इस तरह के जो मजाक चल रहे होते हैं, या फिर आप स्टैंडिंग कॉमेडी के अंदर आप देखते हैं कि समटाइम्स कोई ऐसा जोक क्रैक करता है जिससे किसी शख्स को जो है वो ऑफेंड कर जाता है, और कोई शख्स जो है वो उससे हंस रहा होता है, सामने वाला उस चीज़ को ले। तो ह्यूमन बिहेवियर चूँकि यहाँ पर वेरी करता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, तो यहाँ पर आमतौर पे थ्योरीज ही एग्जिस्ट करती हैं। थ्योरी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स जो कि प्राइमरीली डिराइव हुए हैं हमारी एग्जिस्टेंस की नॉलेज के ऊपर या फिर हमारे एक्सपीरियंसेस की नॉलेज के ऊपर, यानी फिलॉसफिकल ग्राउंडिंग उसकी हमें या तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में मिलेगी या फिर हमारी एक्सपीरियंसेस में मिलेगी। फॉर एग्जांपल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की कि हम फैमिली में बैठे हुए हैं, तो वैल्यूज़ हमारी या तो उसकी
एग्जिस्टेंस हमें एक्सपीरियंसेस से आ रही होगी कि जी ज़ाहिर है हम हमारे बड़े अपने बड़ों के साथ इस तरह बैठते थे, वो उनके बड़े उनके साथ इस तरह बैठते थे, तो हम भी अपने बड़ों के साथ इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। और या फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जब आप बात करें तो हमारे पास नेचुरल साइंसेज में इसके एविडेंसेस नहीं मिलते, हमें उसके लिए रिलीजियस साइड के ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ पर रिलीजन्स हमें आंसर कर रहे होते हैं कि जी वाई डज अ ह्यूमन एग्जिस्ट, और उसकी फिर जो बेसिकली उसके डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर डिफरेंट टीचिंग्स हैं, तो जाहिर है वो उसके हिसाब से नॉलेज वहाँ से डिराइव हो रही होती है। तो हमारी थ्योरीज़ जब डेवलप हो जाती हैं, उन थ्योरीज़ की बेसिस के ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स को हम एक जगह पर प्रेजेंट करते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं कि भाई ये फिनोमिनन है जिसके ऊपर मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, और मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम के अंदर ये 10 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक जगह पर लाए करेंगे तो हम इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड की वैक्सीन है, तो उन्होंने कहा जी ये मेथड के थ्रू हमने ये वैक्सीन डेवलप की है, और ये बच्चों के लिए अभी जो है ना वो सूटेबल नहीं है, बड़ों के लिए आप ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड के थ्रू जो एक प्रोपोजिशन आपने निकाली है, एक कॉम्बिनेशन आपने बनाया है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम किसी मॉडल के अंदर डिपिक्ट करें, ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल मॉडल बन जाता है, ठीक है ना। यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ जी कि एक फिनोमिनन के हम लीडरशिप के फिनोमिनन पे काम कर रहे हैं, और उस लीडरशिप को हम इन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए या 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए बता सकते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप जो है वो इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करती है। तो अब ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्रोपोजिशन है हमारी, और ये 6 कैरेक्टर या 6 थीम्स या 6 कॉन्सेप्ट्स जब एक मॉडल के अंदर हम प्रेजेंट करें तो हम कहेंगे कि जी ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ठीक है। तो आमतौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च का जो आउटपुट होता है वो एक थ्योरेटिकल मॉडल होता है, और लेटर ऑन जब ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम जाते हैं तो इन थ्योरेटिकल मॉडल से हम ड्रॉ करते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स की बेसिस के ऊपर हम किसी थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को बहुत सारे लोग परसीव ये करते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट्स का फ्रेमवर्क है, ऐसा है नहीं, ठीक है। वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर किसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पे एटीट्यूड। अब एटीट्यूड को अगर हम डिस्कस करें तो एटीट्यूड एक फेवरेबल रिस्पॉन्स की बात होती है टूवर्ड्स समथिंग। अब ये टूवर्ड्स समथिंग की बेसिस पे हम जब कंस्ट्रक्ट्स के अंदर जाएंगे तो अब आपको एटीट्यूड टूवर्ड्स एडवर्टाइजिंग का भी कंस्ट्रक्ट मिलेगा, एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट का भी कंस्ट्रक्ट मिलेगा, एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग का भी कंस्ट्रक्ट मिलेगा। बट जब हम थ्योरीज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको जनरली एटीट्यूड के कॉन्सेप्ट को ही रेफ़र किया जा रहा हो। तो ये लोग इस चीज़ को परसीव ये करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर कंस्ट्रक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं। इसकी दूसरी एग्जांपल है कि अगर हम बात करते हैं जेंडर की या एज की। अब जेंडर और एज दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन जेंडर कंस्ट्रक्ट नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि मेल और फीमेल से मिल के जेंडर बन रहा है। जेंडर हमेशा, अगर कोई शख्स अपने आप को कहता है मैं मेल हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कहूँगा मैं मेल हूँ, तो मेल भी जेंडर है, ठीक है। अगर कोई कहता है मैं फीमेल हूँ तो फीमेल भी जेंडर है। तो ये कंस्ट्रक्ट का ये ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्ट डिफरेंट आइटम्स के मिल के बन रहा होगा, किसी चीज़ को मेजर कर रहा होगा, और क्योंकि वो अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स की तरफ जा रहे हों, यानी हम ऑब्जर्व वेरिएबल से किसी अनऑब्जर्व वेरिएबल को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब ये डिफरेंट ऐसे पैरामीटर से प्रॉक्सी आइटम्स के थ्रू हम किसी कॉन्सेप्ट को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और आमतौर पे बिहेवियरल साइंसेस के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स होते हैं, उन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिनको लोगों ने पहले डेवलप किया हुआ होता है, उनको टेस्ट किया होता है, और यकीनन वो कंस्ट्रक्ट भी किसी थ्योरेटिकल ग्राउंड की बेसिस के ऊपर निकल के आ। फॉर एग्जांपल अगर हम एटीट्यूड की बात करें, जो मार्केटिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो एटीट्यूड की थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन और थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, ठीक है। कॉमनली यूज़ होती हैं थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन। लेकिन जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो ये थ्योरीज एकदम से नहीं सामने आ गई, ठीक है। अगर हम इसके
बेस पेपर्स की तरफ जाएं तो इनिशियली स्टार्ट हुआ 1962 में। फिशबीन साहब ने अपने सुपरवाइज़र के साथ एक पेपर लिखा, उसके अंदर उसने एटीट्यूड फॉर्मेशन थ्योरी दी। एटीट्यूड फॉर्मेशन थ्योरी में वो कहते थे कि जी कि डिफरेंट बिलीफ से मिलके एक एटीट्यूड बनता। सिंपल उसकी प्रोपोजिशन ये थी कि बिलीफ 1, बिलीफ 2, बिलीफ 3 टिल बिलीफ x, इन सब का जो एक्यूमुलेशन है वो एक एटीट्यूड है। 1967 में जाके कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ जब उनको ये पता चला कि नहीं, बिलीफ्स के अंदर के इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें हैं, सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी हो सकते हैं, इंटेंशंस भी हो सकती हैं, बिहेवियर की तरफ जाने के लिए सिर्फ एटीट्यूड काफ़ी नहीं है। तो फिर अर्ली 70s में उन्होंने प्रपोज की थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। जब थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन दी तो उसके ऊपर उन्होंने प्रपोज किया जी कि एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स मिलके इंटेंशन डेवलप करते हैं और इंटेंशन जो है वो आखिर में कन्वर्ट होती है किसी बिहेवियर के अंदर। लेकिन लोगों ने उसके ऊपर, डिफरेंट स्कॉलर ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जी ज़रूरी थोड़ी है ऐसा ही हो कि एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स की बेसिस के ऊपर हमारी इंटेंशन डेवलप हो और वो बिहेवियर हो जाए। इसकी मिसाल ये है कि हम इम्तियाज़ गए कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, ठीक है, वहाँ पर हमें एक एक्स ब्रांड हमें लेना था और घर से हम निकले वो एक्स ब्रांड लेने के लिए। जब हम इम्तियाज़ गए तो वहाँ पर हमें वाई ब्रांड के ऊपर एक सेल लगी हुई थी, जो कि फॉर एग्जांपल चाय का कोई ब्रांड था एक्स और वाई। तो हमने कहा यार इस वाले पे डिस्काउंट ऑफ़र आई हुई है और इस पे ये भी चीज़ है, तो हम लेने के लिए गए थे एक्स ब्रांड बट हम लेकर आए हैं वाई ब्रांड। तो अब यहाँ पर जो नॉर्मल थ्योरी तो ये कह रही थी कि जी एटीट्यूड होगा और सब्जेक्टिव नॉर्म्स होंगे, उसके बाद इंटेंशन होगी और बिहेवियर हो जाएगा, लेकिन ये तो चैनल फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। हम जिस बिहेवियर को परफॉर्म करने गए थे वो बिहेवियर चेंज हो गया। तो जब ये क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने उस थ्योरी को फर्दर इन्हेंस किया और उन्होंने उसको कन्वर्ट किया थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर के अंदर। उन्होंने कहा जी देयर आर सर्टेन कंट्रोल वेरिएबल्स जो कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली एटीट्यूड फॉर्मेशन थ्योरी से जो कि कन्वर्ट हुई और उसके बाद वो चेंज होके थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन और फिर थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन से चेंज होके वो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर तक का जो सफ़र है ये तकरीबन 20-22 सालों का सफ़र है, ठीक है। और हम उस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये इनिशियली थ्योरी यहीं थी और प्रोपोजिशन यहीं हुई। तो ये बेसिकली क्या है, जो फिलॉसफी में हम जाएं तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ लोगों ने उस चीज़ को सीखा और उसके ऊपर मज़ीद एडिशन की और थ्योरी इवॉल्व होती चली गई। और थ्योरी की डिपिक्शन को जब हम टेस्ट करने के लिए जाएंगे, यानी थ्योरेटिकल मॉडल से जब हम अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स की तरफ जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को ईजिली मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको मेजर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे हमारा फीवर है, अब फीवर को मेजर करने का सिंपल तरीका है आप थर्मामीटर लगाएं और आपको पता चल जाएगा कि भाई फीवर कितना है। तो ये तो डायरेक्टली मेजरेबल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम ये कहें जी जॉब सेटिस्फेक्शन, अब मैं अपनी क्लास में भी बच्चों से, क्योंकि MBA स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर जॉब कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ जब जॉब सेटिस्फेक्शन पढ़ा रहे हैं आप अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाइड हैं। इसका जवाब होता है कोई कहता है 60%, कोई कहता है 50%। अब जब उनसे पूछा जाए भाई आप 60% कह रहे हैं और 40% आप जो सेटिस्फाइड नहीं हैं वो पैरामीटर्स डिफाइन करें, तो वहाँ पर वो ऐसे पैरामीटर्स करते हैं जिनको क्वांटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये हमारी परसेप्शंस हैं, परसेप्शंस को क्वांटिफाई करना हाइपोथेटिकल बात है। मतलब हम ये कहें कि जी मैं अपनी जॉब से 70% सेटिस्फाइड हूँ, भाई 30% जो आप सेटिस्फाई नहीं हैं उस चीज़ को हम क्वांटिफाई करके बता ही नहीं सकते कि ये कैसे सेटिस्फेक्शन थी और कैसे सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन थी। तो जाहिर है ये परसेप्शन है और परसेप्शन को मेजर करने के लिए आपको डिफरेंट प्रॉक्सी आइटम यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। एक कंस्ट्रक्ट की तरफ जाना पड़ेगा जो डिफरेंट आइटम से मिलके बना है। अब उसके अंदर फिर वो सारे ऑब्जर्व वेरिएबल आ जाएंगे, सैलरी कितनी थी, टाइमिंग्स क्या हैं आपकी जॉब की, बॉस का एटीट्यूड कैसा है, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं इनकी बेसिस पे आपने कहा भाई हाँ ये सब सही है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि एक शख्स जो है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड। तो जॉब सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें तो टेक्निकली ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब क्या
एक जेनेटोरियल स्टाफ की जॉब सेटिस्फेक्शन का वही लेवल होगा जो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर परसेप्शंस के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन का एक ही कंस्ट्रक्ट सब पे अप्लाई नहीं हो सकता।